Hello, am I audible to online students? Please respond in comment section. Am I audible to you? करें शुरू। आपका बैकग्राउंड बता दीजिए थोड़ा सा। क्या पढ़ रहे हैं अभी? क्या पढ़ा है? ग्रेजुएट हुए? ग्रेजुएशन हुआ कंप्लीट? ट्वेल्थ, ओके। आपका ट्वेल्थ। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए फाउंडेशन सच है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से? दैट्स गुड। कैसे आइडिया आई सिविल सर्विसेज करने की? हम्म। ओके। वेरी गुड। आपका बैकग्राउंड मराठी? नॉन मराठी? मराठी बैकग्राउंड? मराठी। ओके गुड। आपका मराठी बैकग्राउंड है तो थोड़ा थोड़ा मराठी में भी चलेगा फिर, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एमपीएससी और यूपीएससी दोनों की बात हो रही है, तो अभी एज यू नो कि पहले जो स्ट्रक्चर था यूपीएससी और एमपीएससी का वो डिफरेंट था। जैसे कि एमपीएससी की जो मेंस होती थी, दैट इज ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ। ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ का मतलब यू हैव टू चूज वन ऑप्शन फ्रॉम फोर। चार ऑप्शन दिए रहते हैं, हमें एक राइट ऑप्शन को टिक करना होता है। लिखना नहीं होता कुछ, एक ही पेपर था जो लिखने का था। बट अभी जो इस साल प्रीलिम्स होंगी एमपीएससी की, उसके बाद जो मेंस होंगी 2025 की, उसमें हमें रिटर्न है। सभी 7 पेपर्स है जो कि लिखने हैं, है ना? तो वो जो पैटर्न है यूपीएससी का, एमपीएससी ने एज इट इज फॉलो किया है। तो द गुड न्यूज इज कि अब हम दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एट अ टाइम। पहले ऐसा था कि आपको दोनों में से एक को चूज करना था अभी, और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ना था। तो अभी ऐसा है कि अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, इट मीन्स आपका एमपीएससी का भी होता है। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, जैसे कि हिस्ट्री महाराष्ट्र की पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, दैट्स इट। बाकी सब सेम है। आपका बैकग्राउंड? आपका ट्वेल्थ हुआ है? ग्रेजुएशन किस में चल रहा है? अभी ट्वेल्थ में है? ट्वेल्थ हो गया, ग्रेजुएशन में एडमिशन की है? सिम्बायोसिस, ओके। और आपका क्या इंस्पिरेशन है सिविल सर्विसेज के लिए? कुछ नहीं? कुछ तो होगा, देखा होगा किसी कलेक्टर को, आईपीएस को, ऐसे बनना है? ऐसा कुछ नहीं? ओके फाइन। आ जाएगा मोटिवेशन सिलेबस समझने के बाद शायद। ठीक है। तो आपके बारे में बता, मैं मेरे बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में। 2 इंटरव्यू दिए मैंने यूपीएससी के, और बहुत सारी मेंस लिखी है। अभी चल रहा है प्रिपरेशन, बट अभी टीचिंग के साथ साथ। ठीक है। तो आपको पढ़ाते हुए मैं भी सीख रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट, उसका नाम है इथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड। इसे यूपीएससी और एमपीएससी में जनरल स्टडीज पेपर 4 कहते हैं। जैसे कि हमें मेंस में, ये मेंस के लिए, प्रीलिम के लिए ये सब्जेक्ट नहीं है हमें, इट इज ओनली फॉर मेंस। आपको एग्जाम का स्ट्रक्चर पता है? सर ने बताया होगा ना? 3 स्टेज होते हैं एग्जाम के, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो ये जो सेकंड स्टेज है मेंस, जिसमें हमें पेपर लिखने होते हैं 250 मार्क्स के लिए, उसमें का 4th नंबर का पेपर है, जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडीज पेपर 4, और उसमें हमें पढ़ना है इथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड। ठीक है। 250 मार्क्स का ही पेपर होता है, जैसे कि बाकी पेपर भी 250 मार्क्स के लिए होते हैं, ये भी 250। तो अभी जो सर ने आपको हिस्ट्री पढ़ाया होगा, ज्योग्राफी पढ़ाया होगा, तो आपने 10th में, 12th में, 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा है, तो यू नो समथिंग। शायद ये टर्म भी आपने पहली बार सुनी होगी, इथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड, है ना? इसके इथिक्स सुना है, इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड नहीं सुना होगा। तो ऐसा लगता है कि दिस सब्जेक्ट इज टोटली डिफरेंट, है ना, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। बट ऐसा नहीं है। ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में सबको पता है कुछ ना कुछ, सिर्फ टर्म्स नहीं है। राइट? हम बचपन से
जब बचपन से छोटे थे बड़े हुए, तो इसी अराउंड घूमते हैं। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये तो हमें पता है। हाँ, तो ये पेपर होता है 250 मार्क्स का। इसमें दो सेक्शन होता है, सेक्शन वन और सेक्शन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है 125 मार्क्स के लिए, और ये सेक्शन बी होता है 125 मार्क्स का। सेक्शन ए में पूरा सिलेबस दिया है, और उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हाट इज एथिक्स, है ना, व्हाट इज इंटीग्रिटी, व्हाट इज एप्टीट्यूड, इलिस्ट्रेट विद एग्जांपल्स। इस तरह के फिर हमें देखना पड़ेगा, अच्छा एथिक्स को ऐसा ऐसा है, और ये एग्जांपल्स, राइट। और जो जो सेकंड सेक्शन है केस स्टडीज का, उसमें होते हैं 120 मार्क्स के लिए केस स्टडीज। केस स्टडीज में केस स्टडीज में आपको एक सिचुएशन दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप कलेक्टर हो किसी डिस्ट्रिक्ट के, और आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट की। एक गांव में बाढ़ आती है बहुत बारिश की वजह से, और वो गांव चारों तरफ से पानी से अभी घिर गया, नो वे आउट। तो फिर एज ए कलेक्टर आप क्या क्या मेजर्स लेंगे, इस तरह के, राइट। तो ऐसे 125 मार्क्स के लिए 7-8 केस स्टडीज हमें लिखनी होती है। 20 मार्क्स, 25 मार्क्स के लिए एक केस स्टडी। तो ये सेकंड पार्ट है। बट ये केस स्टडीज लिखने के लिए हमें ये सेक्शन ए की थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तो होगा पेपर का पार्ट, की पेपर में क्या क्या होगा। दिस इज जो अभी मैंने बताया कि इसमें थ्योरी होती है, उसमें केस स्टडीज होती है, सेक्शन ए सेक्शन बी है। द पॉइंट इज दैट कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट मैंने जैसे कहा आपकी कि ये नया सब्जेक्ट नहीं है। हमने बहुत बार देखा है इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे घर में भी बात होती है, बस हमें पता नहीं है कि इसे इसे ही इथिक्स कहते हैं। इथिक्स का सिंपल टर्म्स में अगर अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो इथिक्स को हम कहते हैं ऐसी चीजों की स्टडी जिससे हम समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये समझने के लिए जो भी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसे हम इथिक्स कहते हैं। जैसे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सुना है घर में बोलते हैं सब कि बेटा झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना यानी झूठ बोलना गलत है। तो जहां भी हम सही और गलत की बात करते हैं, वहां पे इथिक्स का रोल आता है। चोरी नहीं करनी। घर वाले, अगर हम छोटे बच्चे होते हैं, कोई बच्चा किसी की पेंसिल लेके आता है घर से, कॉलेज से, स्कूल से, तो मम्मी उसको समझाती है कि ये गलत बात है, किसी की चीज लेना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है। तो जहां पे भी हम सही और गलत की बात करते हैं, दैट इज एथिक्स। जो हमसे बड़े होते हैं उनके हम पैर छूते एज अ रिमार्क ऑफ रिस्पेक्ट, तो वो सही है, दैट इज ऑल्सो एथिक्स। तो जब भी हम सही और गलत की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे इथिक्स की, ठीक है। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुना? सुना सुना है? स्वामी विवेकानंद, यू आर नॉट प्रेजेंट। देखिए, ये जनरल डिस्कशन है ना, आप आगे क्या करना है क्या नहीं, यहाँ पे हो अभी, तो मुझे लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन को एंजॉय करो, और आपको कोई डाउट भी आते तो वो भी पूछ लिया करो, है ना। बट बी हियर। ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम 45 मिनट से 1 घंटे तक बात करेंगे। बट तब तक आप यहाँ पे रहिए, एटलीस्ट आपको अंडरस्टैंड होगा कि इथिक्स में पढ़ना क्या। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि इथिक्स और ये कैरेक्टर, हम बार बार ये वर्ड यूज करते हैं ना, कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसका कैरेक्टर अच्छा है ना। तो इथिक्स इस टर्म के साथ बहुत रिलेट करता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे। स्वामी विवेकानंद किसी काम से, एक्चुअली उनका स्पीच था यूएसए में, तो यूएसए में गए। तो यूएसए में सब लोग सूट बूट पहनते हैं, इस तरह के कपड़े, और स्वामी जी उनका धोती कुर्ता पहन के गए थे। धोती कुर्ते से अच्छा है, जैसे अभी योगी जी पहनते हैं, योगी जी कपड़े देखे,
यूपी के सीएम आदित्य योगी, पता है? वो जैसे कपड़े पहनते ना वैसे कपड़े, तो उस तरह के कपड़े पहनने थे तो लोग उनको अजीब नजर से देख रहे थे, यार ये किस तरह के कपड़े पहने। तो घूर घूर के लोग देख रहे थे। एक एक ने पूछ ही लिया कि व्हाट यू आर वेयरिंग, किस तरह के कपड़े पहने आपने, है ना, दिस इज नॉट अ गुड कैरेक्टर। ऐसे उनको बोल दिया डायरेक्ट कि इस तरह के कपड़े पहनना ये कुछ अच्छे कैरेक्टर की निशानी नहीं है। तो उसमें स्वामी जी का आंसर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि आपके देश में टेलर जो है वो आदमी को कैरेक्टर वाला बनाता है, और हमारे देश में जो आइडियाज है, जो वैल्यूज है, वो आदमी के कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, राइट? तो पॉइंट इज दैट कि आउटर अपीयरेंस से नहीं, इनर थॉट इनर वैल्यूज से आदमी का कैरेक्टर डिसाइड होता है, राइट? सूट बूट वाला आदमी हमेशा अच्छा ही हो, ये जरूरी नहीं है, और जिसने अच्छे कपड़े नहीं पहने वो गलत है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? सो इनर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आदमी को डिसाइड करते कि ही इज अ मैन ऑफ कैरेक्टर और नॉट, ठीक है? और यही कैरेक्टर के अराउंड हमारा एथिक्स भी घूमता है। सिलेबस देख लेते हैं एथिक्स का, तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसमें हमें इसेंस पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स। क्या लिखा है? इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है जैसे कि हम बोलते हैं ना यूजर इंटरफेस, तो इंटरेक्शन, इथिक्स का ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन। तो इसका इसेंस क्या है? इसेंस का मतलब होता है निचोड़। निचोड़ क्या है? तो निचोड़ क्या है इथिक्स का? वही जो हमने बोला कि राइट और रॉन्ग में से ये राइट है और ये रॉन्ग है, ये डिसाइड कर। बट ये तो बहुत सिंपल है ना, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, दैट इज रॉन्ग। बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। सच बोलना चाहिए, राइट। झूठ नहीं बोलना चाहिए, रॉन्ग। तो सिंपल है। तो कुछ एरिया जैसे कि हम बोल सकते हैं कि डार्क है और ये व्हाइट है, या ये ब्लैक है और ये व्हाइट है, सिंपल है। तो आपको अगर बोला कि विच कलर इज दिस, ब्लैक कलर को आइडेंटिफाई करना है, सिंपल है, व्हाइट को भी। लेकिन अगर बीच में ग्रे कलर है तो उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ग्रे का शेड वो डार्केस्ट ग्रे है या लाइटेस्ट ग्रे है, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ेगा। वैसे ही जैसे मैंने बताया कि चोरी नहीं करना, डार्क। नहीं करना, रॉन्ग। सच बोलना है, राइट। सिंपल। किसी को मारना सही है? नहीं। पक्का? किसी को मारना सही है? यस कोर्स। किसी को मारना सही है या नहीं, सिचुएशन देख के, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हम जिन्हें भगवान मानते हैं श्री राम, उन्होंने तो रावण को मारा था, अर्जुन ने तो बहुत लोगों को मारा था, है ना, उनको तो हम भगवान मानते हैं। तो अगर किसी को मारना सही या गलत कैसे डिसाइड होगा? सिचुएशन से, तो वो ग्रे एरिया आ जाता है। यानी हम बोल नहीं सकते कि किसी को मारना सही है या गलत है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन और किस चीज के लिए मारा, इंटेंशन क्या है ना, वो मैटर करता है। तो ये ग्रे एरिया का जो पढ़ाई होती है ना, दैट इज एथिक्स। ये है एथिक्स। थोड़ा बात करो, 2 मिनट। ये इतने का? ओके ओके, 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। ओके। ठीक है।
तो ग्रे एरिया की पढ़ाई ये तो क्लियर है, डार्क पता चल जाएगा, वाइट भी पता चल जाएगा, लेकिन जो ग्रे एरिया है जहाँ पे डिसाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ की फोटो लेता है, तो वो फोटो ले रहा था जंगल में, उसने देखा कि एक शेर जो है वो हिरन की शिकार कर रहा है, भाग रहा है उसके पीछे। उसके पास दो ऑप्शन है, एक कि उस पत्थर मारे या कुछ किसी तरीके से वो शेर को डिस्ट्रैक्ट करे सो दैट वो हिरन भाग जाए, और दूसरा कि वो उस सीन को शूट करे। एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऐसे सीन तो बार बार मिलते नहीं है ना? तो उसने क्या करना चाहिए? नहीं, वो सेफ है, वो सेफ है। वो ऐसी जगह पे कि उस पर शेर अटैक नहीं करेगा, चलो वो कंडीशन हो गई खत्म। फोटो लेना चाहिए, तो जान जाए तो भी चलेगा हिरन की। हिरन को बचा सकता है वो, अगर किसी तरह से वो शेर को डिस्ट्रैक्ट करता है तो हिरन को शायद बचा सकता है। तो क्या करना चाहिए? एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, वो फोटो शूट कर रहा है या वीडियो शूट कर रहा है? यस प्लीज। तो उस इस मोमेंट पे है कि वो शेर अभी अटैक करके वो हिरन को पकड़ लेगा। उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो वो उस सीन का फोटो निकाले, दैट इज अ ग्रेट फोटो फॉर हिम, या फिर शेर को पत्थर मारे या किसी और तरीके से डिस्ट्रैक्ट करे सो दैट हिरन बच जाए। डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, हिरन को बचाना चाहिए। एग्री? नहीं, वो सेफ है, वो सेफ है। हाँ, वो ऐसी जगह सिचुएटेड है कि वो सेफ है, उसको कुछ नहीं होगा। तो फिर डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? मैं कहता हूँ कि फोटो निकालना चाहिए, फोटो निकालना चाहिए। हम्म? निकालना चाहिए फोटो। क्यों नहीं मिल जाएंगे? तो एज अ फोटो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, उसका वो काम ही है एक्चुअली इस चीज के फोटो निकालना। पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे हम किस चीज पे फोकस करते हैं कि अगर आज शायद उसने हिरन को बचा भी लिया, कल फिर भी हिरन को कोई ना कोई शेर शिकार कर लेगा। दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। वो वाइल्ड लाइफ की एक नेचुरल प्रोसेस है, शिकार होना, शिकार करना, राइट? तो वो आर्टिफिशियल नहीं है। आर्टिफिशियल होता है किसी आदमी को गन से शूट करना, ये नेचुरल नहीं है ना, गन ही आर्टिफिशियल है। तो वो तो नेचर का पार्ट है, नेचर का प्रोसेस है। क्या? शिकार होना और शिकार करना, राइट? तो इसका मतलब इट इज अप्रूव्ड बाय नेचर। तो जो चीज नेचर के अकॉर्डिंग है वो इथिकल होती है, तो वो नेचर का पार्ट है। इसीलिए उसे उस कंटेक्स्ट में अगर वो उसे नहीं भी रोकता है तो दैट इज नॉट अनइथिकल। और दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट, एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उसका काम क्या है? फोटो निकालना। इट इज हिज ड्यूटी टू शूट सच काइंड ऑफ सीन्स। ठीक है, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। बट अगर सेम 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 सिचुएशन हम सिविल लाइफ में देखते हैं कि अगर कोई क्रिमिनल किसी इनोसेंट के पीछे भाग रहा है, ठीक है, वहां पे भी एक फोटोग्राफर है। जैसे कि हम देखते हैं ना, अक्सर रोड पे कोई गिरा है तो रादर देन उसे उठाने के बजाय कोई शूट करता है या फिर फोटो निकालता है उसका। तो यहाँ पे वो अननेचुरल है ना, किसी को ऐसे गोली से मारना, दैट इज अननेचुरल। हम तो शिकार करके उसे खाएंगे नहीं। अगर पहली कंटेक्स्ट पे आते हैं तो वहां पे अगर वो शेर भूखा रहता है, वो शिकार नहीं हो पाई, हमने डिस्ट्रैक्ट कर दिया, शेर भूखा रहा और फिर भूख की वजह से शेर की डेथ हो गई, तो वी आर कल्पिट इन दैट केस, क्योंकि वो तो नेचर की प्रोसेस है, वो उसी पे डिपेंड है, हिरन पे। बट इन सेकंड कंटेक्स्ट अगर एक आदमी भाग रहा है, उसके पीछे गन लेके कोई भाग रहा है, यू आर देयर हैविंग अ कैमरा इन योर हैंड, तो आपके पास अभी भी दो चॉइसेस है। यू आर अ जर्नलिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अगेन, तो आपके पास दो चॉइसेस है, उसे बचाना या फिर उसका भी फोटो क्लिक करना। तो इन इस केस में बचा सकते हैं। ये केस, ये सेकंड जो केस है ये क्लियर कट डार्क एंड व्हाइट की थी। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, बचाना। जहां पे मल्टीपल्स ऑप्शन होते हैं वहां पे ये ग्रे एरिया जिसकी हम बात कर रहे थे, वहां पे इथिक्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। फिर इथिक्स के रोल में हम देखते हैं कि नेचर ने अप्रूव किया है कि इस प्रोसेस को, तो हाँ, क्या है मेरी ड्यूटी, क्या है मेरी ड्यूटी है एज अ फोटो जर्नलिस्ट, वाइल्ड लाइफ फोटो जर्नलिस्ट, मैं उसे शूट करूँ, राइट? सेम महाभारत की एक स्टोरी है ऐसे ही। जब अर्जुन खड़े थे, महाभारत पता है ना?
महाभारत पता है? महाभारत नाम तो सुना है, महाभारत। हाँ, क्या है वो नहीं, महाभारत नाम सुना है ना। तो एक स्टोरी है वॉरफेयर की। वॉर होता है दो दो पार्टियों में। तो वहां पे जो कौरव और पांडव है ना, वो रिलेटिव्स होते हैं, कोई दुश्मन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान जैसे रिलेटिव्स थे। इंडिया पाकिस्तान में कभी तो रिलेटिव था ना पीछे, 50 60 70 साल पहले। हमारे कुछ रिलेटिव्स वहाँ है, उनके कुछ यहाँ भी है। तो वी आर नॉट डिफरेंट, एंशियंट टाइम से कोई डिफरेंट नहीं है हम। तो वहां पे जो कौरव और पांडव है, ये एक दूसरे के रिलेटिव है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों की वजह से वॉर हो रहा है। और अब जब फाइनल स्टेज पे वॉर आता है, तो सिचुएशन ऐसी है कि अर्जुन को आगे वाले को आगे वाले लोगों पे हमला करना है, उनको मारना है, अटैक करना है। तो अभी वो द्वंद्व में है कि आगे जो खड़े हैं वो तो मेरे रिलेटिव्स है, काका मामा ये वो सब। मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे मार सकता हूँ? और इस डायलेमा को रिजॉल्व करने के लिए जो कृष्ण उनको बताते हैं, उन्हें उसे हम भगवत गीता कहते हैं, द मैसेज। तो वो कहते हैं कि एज अ वॉरियर तुम्हारे फर्स्ट ड्यूटी क्या है? अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना, अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना। तो ये आपका क्षत्रिय धर्म है कि उनको खत्म करना, टू प्रोटेक्ट राइटियसनेस, है ना। जो सही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी ड्यूटी है। तो इथिक्स का एक सेकंड एस्पेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ड्यूटी बाउंडनेस। व्हाट इज माय ड्यूटी राइट नाउ? एंड माय ड्यूटी इज टू, एज अ किंग, टू प्रोटेक्ट माय पीपल, चाहे फिर उसके लिए मुझे दूसरों को मारना क्यों ना पड़े, ठीक है। अगर आप वॉरियर नहीं तो फिर ठीक है, इट इज नॉट आवर ड्यूटी। अगर सोल्जर्स है तो वो फायर करने के वक्त ये नहीं सोचेंगे ना कि मेरे गोली से किसी की जान जाएंगे। इट इज देयर ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ड्यूटी बाउंडनेस, जिसे हिंदी में धर्म कहा गया। धर्म यानी रिलीजन नहीं, धर्म यानी ड्यूटी। व्हाट इज माय ड्यूटी? एज अ स्टूडेंट माय ड्यूटी इज टू स्टडी, एज अ टीचर माय ड्यूटी इज टू टीच यू। तो हर एक को एक ड्यूटी दी गई है। और हमारे धर्मशास्त्रों में इसे पुरुषार्थ का, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। पुरुषार्थ यानी 4 स्टेज में, लाइफ के 4, जैसे हम बचपन में पढ़ाई करते हैं, फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे, और फिर गृहस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम, यानी मेडिटेशन ये वो करके देह त्याग करना। तो पॉइंट इज दैट कि इसे 4 स्टेज को हम धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसे कहते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी बाउंडनेस, कि जिस स्टेज में मेरी जो ड्यूटी है वो फुलफिल करना। एज ए स्टूडेंट माई ड्यूटी इज टू स्टडी, दैट्स इट। फिर आप जिस प्रोफेशन में जाएंगे, आपकी ड्यूटी है उस, जिस भी प्रोफेशन में आप पुलिस बनते हैं तो आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, आप कलेक्टर बनते हैं तो आप टैक्स कलेक्ट करेंगे, वॉट एवर इज योर ड्यूटी। टीचर बनते हैं तो पढ़ाएंगे, है ना। डॉक्टर बनते हैं तो ट्रीट करेंगे, सर्विस देंगे लोगों को। तो दैट इज योर ड्यूटी। वो ड्यूटी, अपनी जो भी आपको डिजिग्नेटेड ड्यूटी, वो फुलफिल करना। सेकंड इज अर्थ। अर्थ का मतलब होता है पैसा, इकोनॉमिक्स। ये सब क्यों कर रहे हैं? कुछ कमाएंगे तभी तो खा पाएंगे। लेकिन ये करते हो हम, हमें कुछ करप्शन नहीं करना है, इथिकल नहीं करना है, अनइथिकल नहीं करना है। कुछ जो भी होगा वो इथिकल। जो हमें मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, उसी में हम गुजारा करेंगे, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। अनइथिकल मीन्स या करप्ट प्रैक्टिसेस करके पैसा कमाए, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू धर्म। थर्ड पार्ट इज काम। काम मीन्स टू, आपकी पीढ़ी को बढ़ाना। ये भी आप एक आपकी ड्यूटी है। अगर आप बॉर्न हुए हैं विथ अकॉर्डिंग टू नेचर, तो आपकी पीढ़ी है कि आप बच्चों को जन्म दें इन लेजिटिमेट मैनर, शादी करके, और उन बच्चों का पालन पोषण करें। फिर आगे वही चीज रिपीट होगी। और फिर ये सब होने के बाद आप संन्यास ले लें, मेडिटेशन करें, देव धर्म करें, अध्यात्म करें, और फिर आपकी डेथ हो जाएंगी। दिस इज 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, और उसको किस तरह से जीना है ये बताएं। दिस इज इथिक्स। सिविल सर्विस के लिए इथिक्स पढ़ते हो, कुछ और डायमेंशन आएंगे, बट जनरल टर्म्स में समझने के लिए हम ये सब देख रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स है। एथिक्स को डिटरमाइन कैसे करेंगे? व्हाट आर द डिटर्मिनेंट सोर्सेस? क्या है एथिक्स के? एथिक्स आया कहाँ से? कहीं से तो आया होगा ना। तो ये आया रिलीजन से। हम जब मंदिर में जाते हैं या किसी प्रवचन आप सुनते हो, तो महाराज क्या बताते हैं?
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही बताते ना। किसी महाराज को सुनते हो आप? इज नॉट योर एज स्टिल। रील्स किनको? मॉन्क्स। कौन से नाम? राइट। हाँ हाँ, प्रेमानंद महाराज, राइट। तो क्या मैसेज क्या है उनका, एक चीज बता पाएंगे प्रेमानंद महाराज क्या बताते? आप बताइए। हाँ। हम्म। राइट, वायलेंस नहीं करना चाहिए। मेडिटेशन क्यों करते हैं हम? हम्म। हम्म। एग्जैक्टली, दिस इज एथिक्स जो आप बता रहे हैं ना। हम ये सब देखिए, आपने क्या बोला, इमोशन। आपने बोला इमोशन, राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, राइट। इसलिए मैंने, जैसे आप थोड़ी लेट आई तो मैंने शुरू में बोला था कि इट इज अवर, ये जो सब्जेक्ट हमने देखा है अभी, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये देखने में ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी हमने देखा है स्कूल में वगैरह, ये कभी टर्म्स भी नहीं सुनी, बट कंटेंट है ना, हमें पता है। देखिए आपने इमोशन की बात की, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना ही है हमें। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस को लाने का वन ऑफ द वे मेडिटेशन, राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, राइट। सेकेंड चीज आपने बोली डिसीजन मेकिंग, जो हमारा केस स्टडीज का पार्ट है, लास्ट पार्ट। इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। आपको हर एक सिचुएशन दी जाती है, एक लंबा सा पैराग्राफ, वहां पे आपको एक पोजीशन डिजिग्नेटेड होती है। फॉर एग्जांपल यू आर एसपी ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, वहां पे हो गए कम्युनल राइट्स। तो आप क्या करें? आपको डिसीजन लेना है, राइट। सो डिसीजन मेकिंग, हम रोज लेते हैं डिसीजन, सुबह उठने तक रात को सोने तक छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं। नहाना है नहीं नहाना है ना, डिसीजन ही है ना। हालांकि बहुत यूजुअल है, बट डिसीजन तो है। किस स्कूल में एडमिशन करना है, किस कॉलेज में एडमिशन करना है, कौन से कोर्सेज को एडमिशन करना है, सिविल सर्विसेज करना है या कुछ और करना है, तो डिसीजन लेते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो ये सब्जेक्ट, हालांकि टर्म्स हमें थोड़ी सी अनफेमिलियर थी, बट जो कंसेप्ट है उसमें जो कंटेंट है वो हमारे डे टू डे लाइफ से ही ड्राइव हुआ है, राइट। तो हम डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे थे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट रिलीजन। रिलीजन यही बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वायलेंस गलत है। वायलेंस गलत है, किसका मतलब क्या है? अगर वायलेंस गलत है, इंडिया इसमें बिलीव भी करता है, राइट। वी आर द कंट्री ऑफ गौतम बुद्ध एंड जैन, जो कि हार्डली बिलीव करते थे कि नॉन वायलेंस ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमने हमारी मिलिट्री डिसआर्म क्यों नहीं कर दी? हम तो डिफेंस में बहुत खर्च कर रहे हैं, isn't it? बट वी बिलीव इन नॉन वायलेंस, सो व्हाई? इतना बड़ा राफेल है हमारे पास, बड़े बड़े टैंक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसका अभी कुछ दिनों पहले हमें प्रत्यक्ष देखने को मिला है ना, हाउ एडवांस और टेक्नोलॉजीज। तो फिर ऐसा क्यों? हम्म। हाँ वो भी एक, लेकिन दूसरी चीज ये है ना कि हमारी ड्यूटी क्या है एज अ, जो कंट्री है, जिनको हमने चुन के दिया है गवर्नमेंट को, उनका ड्यूटी, फर्स्ट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स, है ना। नॉन वायलेंस कंट्री होके भी हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया, क्यों? दूसरों पे अटैक करने के लिए। इसकी वजह से दूसरा अटैक ना करे। सम टाइम टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग पीस, वार इज नेसेसरी, है ना। क्योंकि हम नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं, दूसरों दूसरों ने भी करना चाहिए ना। वो पाकिस्तान अगर नहीं करता है तो फिर वो तो अटैक करेगा, राइट। सो दिस इज प्रैक्टिकल वे। नॉन वायलेंस का मतलब अटैक से नहीं रिलेट है सिर्फ, यानी सिर्फ वॉर से नहीं रिलेट करते हम। नॉन वायलेंस एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, जिसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी आता है, जैसे कि जोर से बात करना, किसी को डराना धमकाना, ये भी वायलेंस है एक टाइप का, है ना। टेररिज्म, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस। टेररिज्म का मतलब सिर्फ किसी को गोली मारना नहीं, मैं आपको गोली मार सकता हूँ, ये बिलीफ भी टेरर क्रिएट करती है। यस, थ्रेटन करना किसी को।
राइट। तो नॉन वायलेंस उस लेवल पे भी है। तो हम, और जैनिज्म का नॉन वायलेंस तो एक स्टेप एक्सट्रीम है। उन्होंने बोला था कि एग्रीकल्चर नहीं करना चाहिए, एग्रीकल्चर जो हम करते हैं प्रैक्टिस वो नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम सॉइल को ये करते हैं, मशागत के लिए रेडी करते हैं ना, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी डेथ ना हो हमारे इससे, इसीलिए हमें एग्रीकल्चर भी बंद करना चाहिए। इट इज इम्प्रैक्टिकल, बट थॉट देखिए ना, कि हमारे वजह से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान ना पहुंचे, दैट इज नॉन वायलेंस। वो मास्क पहनते देखा आपने? जो जैन मॉन्क्स है ना, वो मास्क पहनते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर ना जाए, और जैसे ही माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर करता है हमारे बॉडी में, तो 80% डाई, मर जाते हैं। तो वो नहीं होने के लिए वो मास्क पहनते हैं, पोल्यूशन के लिए नहीं पहनते। क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करते तब तो ये था भी नहीं पोल्यूशन इतना। बट देयर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि हमारे वजह से एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नुकसान ना हो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। तो वन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स इज रिलीजन। जैसे कि हमने देखा, ये सब रिलीजन के एस्पेक्ट्स है। सेकंड पार्ट इज, जैसे हम डेवलप हुए तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स। वो बताता है ना सही गलत। कॉन्स्टिट्यूशन पता है आपको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, यस। तो उन्होंने लिखा, तो उसमें क्या लिखा? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? यस, राइट, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि अगर आप सिटीजन हैं तो आपको क्या राइट्स मिल रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट हो तो आपने क्या करना चाहिए। अगर आप सिटीजन हो तो आपको राइट्स है, लेकिन आपको कुछ ड्यूटीज भी है। जैसे कि आप अगर किसी जगह को विजिट करते हैं, मॉन्यूमेंट्स को, लाल किला, ताजमहल, तो कुछ लोगों को आदत होती है ना ऐसे कुछ निकालने की, एरो निकालेंगे, नाम लिखेंगे। तो वी आर डिस्टॉर्टिंग दिस थिंग्स ना, इट इज अवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट। तो वो लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एज अ सिटीजन आपको राइट्स है। राइट्स क्या है? कि आपको इक्वलिटी का राइट्स है, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैं यहाँ पे कुछ भी बात कर सकता हूँ, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, है ना। एक्सट्रीम लेवल पे अगर नहीं गया तो मुझ पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। राइट। सो आई हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम तो सब दिया है, लेकिन फिर ड्यूटीज भी तो है। तो अगर वही बात होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, यही बताए। सो एथिक्स का सेकंड सोर्स इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है। थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स फैमिली। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि हम जब छोटे थे तो घर में बताया ना, बड़े के पाँव छूओ, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, लॉट्स ऑफ थिंग्स, डूज एंड डोंट्स, है ना। दैट इज एथिक्स। ये करना है ये नहीं करना, ये सही है ये गलत है। तो फैमिली इज अनदर डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स, जहां से एथिक्स की ओरिजिन आई। और तीन मैंने बताया, आप एक दो बताइए। सोसाइटी, एग्जैक्टली सोसाइटी। सिविक सेंस जिसे हम बोलते हैं, कि अगर हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कुछ लोग मोबाइल लगाते हैं स्पीकर पे, वो मोबाइल वॉल्यूम बढ़ा करके गाने सुनते हैं। चलो मैं अकेला क्यों सुनूं, बाकियों को भी सुनाता हूँ। इज इट नॉट अ सिविक सेंस ना? मुझे नहीं सुनना यार, तो हेडफोन यूज करो। तो इसके मतलब क्या हुआ? तो सोसाइटी में हम जब रहते हैं तो हम अकेले नहीं है, हमारे साथ बाकी लोग भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, किसी का मन भी नहीं लग रहा क्लास में, तो क्या वो मोबाइल यूज कर सकता है? नहीं कर सकता, करना नहीं चाहिए। या मोबाइल पे गाने सुन सकता है? क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको क्या पनिशमेंट है, जेल है क्या उसको? नहीं है। क्या कर सकते हैं हम? जैसे प्राइवेट क्लास, अगर गवर्नमेंट क्लास भी होता तो भी कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा उसको बोलेंगे यार बाहर चला जा, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। बट इट इज अ सिविक सेंस कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए पनिशमेंट है क्या? नहीं है, बट इट इज अ सिविक सेंस। तो ये सोसाइटी में हम देखते हैं कि अच्छा सब शांत बैठे तो मुझे भी शांत बैठना चाहिए। तो इट इज सोसाइटी, इट इज अ पीयर ग्रुप विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इससे उल्टा भी होता है, आप पीयर ग्रुप में हो, सब लोग स्मोक कर रहे हैं, आपको नहीं करना है, बट ड्यू टू दैट पीयर प्रेशर कुछ लोग करना शुरू कर देते हैं। राइट। तो सही गलत दोनों, पहली चीज सही थी दूसरी गलत थी। थर्ड और फोर्थ डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स इज सोसाइटी। ठीक है। इस तरह से और भी कुछ डिटरमिनेंट्स है, बट दीज आर फंडामेंटली जो ब्रॉड ब्रॉड आइडिया दे हमें ये होते हैं। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स, यानी एथिक्स ये यूपीएससी में ऑप्शन में इसीलिए नहीं पढ़ रहे हम, ये इनबिल्ड है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट ये टर्म सिर्फ नहीं है। पॉइंट इज दैट। उसके बाद एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप।
ये क्या होता है? अगेन बैक टू रामायण और महाभारत। महाभारत में कैरेक्टर था दुर्योधन करके, जो कि कृष्ण के अपोजिट, इज बैड मैन, राइट? इन पब्लिक वो इनजस्टिस एक्सप्लॉइटेशन करता था, बट इन पर्सन ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ कर्ण। कर्ण का नाम सुना? कर्ण का बहुत अच्छा दोस्त था। कर्ण के साथ जो इंजस्टिस हुआ था उसने वो दूर किया था। आपको नहीं पता तो एक सिंपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सिविल सर्वेंट है जो कि बहुत करप्ट है, वो पैसे लिए बिना किसी से काम ही नहीं करता, ठीक है? सो इन पब्लिक, वो पब्लिक लाइफ होगी उसकी, तो पब्लिक लाइफ में वो कैसा है? करप्ट है। बट वो क्या करता है, वो जो करप्शन का पैसा है ना, उससे अपने रिलेटिव्स की हेल्प करता है। किसी कोई अगर उसके पास आता है पैसे के लिए, उसको दे देता है। 5,000 मांगे तो 10 दे देता है। तो वो क्या, वो प्राइवेट लाइफ में अच्छा हुआ? एटलीस्ट वो 3-4 जो रिलेटिव है उनके लिए तो अच्छा हुआ ना यार, बहुत बढ़िया काम है। रॉबिनहुड काइंड ऑफ, रॉबिनहुड काइंड ऑफ, यानी रॉबिनहुड का ऐसा होता है कि जो पैसे वाले उनसे पैसे ले लो, गरीब में बांट दो। तो वो प्राइवेट लाइफ में तो अच्छा है, अपने पति पत्नी का ध्यान रखता है, उसे क्या चाहिए उसको इक्वलिटी देता है, डिग्निटी ट्रीटमेंट है उसकी। लेकिन पब्लिक लाइफ में अच्छा नहीं है। तो इस तरह के 3-4 टाइप के लोग मिलेंगे। एक टाइप के लोग जो प्राइवेट में भी खराब है, पब्लिक में भी खराब है। दूसरे जो दोनों जगह अच्छे हैं। और तीसरे जो एक जगह खराब दूसरी जगह अच्छे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है ना, एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है लेकिन उसके प्राइवेट लाइफ में वो खराब है, वो वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन वो उसके ड्यूटी जब आती है तो वो ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से परफॉर्म करता है। लेकिन प्राइवेट में कुछ वैल्यूज है जो उसकी अच्छी नहीं है। तो हम ये भी देखेंगे कि इथिक्स प्राइवेट और पब्लिक में कैसे होता है। इट इज लाइक क्रिकेट, देखा है आपने? क्रिकेट देखा? नहीं देखा? क्रिकेट नहीं देखा? क्या बात है, वेरी फॉर्चुनेट। बहुत टाइम बच गया आपका, है ना? आप देखते क्रिकेट? तो क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस होती है मैच के पहले, तो नेट प्रैक्टिस होगी आपकी प्राइवेट लाइफ। और जो प्राइवेट लाइफ में होता है वही फिर पब्लिक लाइफ में आप ग्राउंड में, जैसे कि सूर्या जो शॉट खेलते हैं, धोनी जो शॉट खेलते हैं, एक दिन में तो ही आए ये शॉट, अनयूजुअल शॉट, तो वो प्रैक्टिस की होंगे नेट में, और फिर जाके ग्राउंड पे खेले। तो ग्राउंड हो गया पब्लिक प्लेस और आपका नेट हो गया प्राइवेट प्लेस। पॉइंट इज दैट कि जो आदमी प्राइवेट लाइफ में अच्छा है वही पब्लिक लाइफ में अच्छा होगा। हमने जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल देखी है बहुत कम होते हैं, ऐसा बहुत रेयर होगा कि एक आधा आदमी प्राइवेट लाइफ में अच्छा नहीं है और पब्लिक लाइफ में अच्छा है। आदमी एक ही है, प्रिंसिपल्स एक ही है, दोनों जगह रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक। देन कम्स ह्यूमन वैल्यूज, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers, and administrators. Role of family, society, and educational institution, including values, inculcating values. इसमें कोई टर्म नहीं है जो नहीं पता हो इसके पहले। टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। एक एक का नाम बताइए। एक ग्रेट लीडर हिस्ट्री में से, कंटेम्प्रेरी टाइम में से कोई भी एक ग्रेट लीडर। शिवाजी महाराज। और ग्रेट लीडर महात्मा गांधी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो विजनरी मैन, नो डाउट। बिल्कुल, लॉट्स ऑफ, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है ना? स्टार्टिंग फ्रॉम गौतम बुद्धा, वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके पहले भी माइथोलॉजी में गए तो राम, कृष्ण, दीज आर लीडर्स, है ना? उन्होंने लीड किया है कंट्री को। हम अभी हम उन्हें भगवान मानते हैं बट दे आर ग्रेट लीडर्स ऑल्सो। गौतम बुद्ध, महावीर जैन। उसके बाद थोड़े से बाद में आते हैं तो फिर मिडिवल टाइम में बहुत सारे थे। शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, अकबर थे, टीपू सुल्तान थे। ठीक है? टीपू सुल्तान से कोई दिक्कत पूरी भी नहीं चाहिए। इंक्लूसिव पढ़ाई करेंगे हम, ठीक है? तो जैसे कि उन्होंने कहा कि बी आर अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, भगत सिंह थे, राइट? बहुत लंबी लिस्ट है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यू आर लॉट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द ग्रेट लीडर्स। ये तो इंडिया की बात है, भारत के बाहर भी थे। देन रिफॉर्मर्स, रिफॉर्मर्स का मतलब होता है, ये टर्म सुनिए पहले, रिफॉर्मर्स।
हाँ, राइट राइट, रिफॉर्म करना। राइट राइट, एग्जैक्टली, जैसे कि सती, सती पता है, सती पता है, सती, सती प्रथा थी अपने यहाँ। अगर किसी हस्बैंड की डेथ होती है तो उसके फ्यूनरल पे उसकी वाइफ भी उसके साथ जल जाएंगे। दैट इज सती प्रथा। ये इंडिया में प्रैक्टिस होता था, लाइव, जिंदा औरत जलती थी, ये होता था अपने यहाँ। राइट, किसने आवाज उठाई इस पे? हाँ, उन तो लॉ लाया था, बट द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस पे बहुत काम किया, राजा राम मोहन रॉय, वेस्ट बंगाल के थे। उन्होंने फोर्स किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इस पे लॉ लाए, और फिर लीगली उस पे बैन आया। धीरे धीरे टाइम के साथ वो प्रथा बंद होगी। बट हाउ क्रूएल ना, कोई जिंदा किसी को जलाना। तो ये रिफॉर्मर्स होते हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज वन ऑफ द रिफॉर्मर्स, दयानंद सरस्वती। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो बी आर अम्बेडकर। जिन लोगों को राइट्स नहीं था अब तक स्कूल में जाने का, पानी पीने का, पानी पीने का भी, पानी पीने का से मेरा मतलब है कि जो पब्लिक वेल्स है वहां से आप पानी नहीं पी सकते, तो आप कहाँ से पानी पियेंगे? कहीं से भी पियो। हाउ इनह्यूमन ना, पानी जैसे बेसिक चीज के लिए किसी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है, आप रह नहीं सकते लोगों के साथ, आपको सेपरेटली रहना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ लाइबिलिटीज, टॉर्चर, एक्सप्लॉइटेशन। उन लोगों के लिए किसी आदमी ने स्टैंड लिया पहली बार, और उनको राइट्स दिए ह्यूमन होके जिंदगी गुजारने का। इसे कहते हैं रिफॉर्मर। पहले जो था उसे चेंज करके नई सिस्टम एस्टेब्लिश की, और यहीं पे नहीं रुके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में सब इंक्लूड किया और अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया। नो, कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 17 है ना, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का मतलब पता है? हाँ, यानी अगर मैं पर्टिकुलर किसी कास्ट से हूं और मेरा किसी को स्पर्श हो जाता है अनअवेयरली भी, तो मैं पोल्यूट हो गया, और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेंगी। फिर मैंने उसको पोल्यूट कर दिया पब्लिक प्लेस में जाके, तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अगर मैं किसी घर जाता हूँ तो मेरे लिए अलग प्लेस है बैठने के लिए, मुझे उस बर्तन में खाना नहीं मिलेगा जिसमें बाकी लोग खाते हैं। दिस इज अनटचेबिलिटी, जो इंडिया में प्रैक्टिस होती थी, है ना। इसलिए हिस्ट्री पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भूल गए उन लोगों का कंट्रीब्यूशन, शायद जिनकी वजह से शायद हम आप यहाँ पे बैठे हो। आप दो लड़के हैं यहाँ पे, एक ही लड़का है, यानी मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स आर देयर, महात्मा ज्योतिबा फुले, है ना, और सावित्रीबाई फुले। इनकी वजह से हम यहाँ पे है, और शायद हमें इन लोगों के नाम भी नहीं पता, वेरी अनफॉर्चुनेट। सिविल सर्विसेज से शायद आप आईएएस ऑफिसर हो ना हो, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट ये पता चल जाता, जो कि सिटीजन होने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए, जैसे कि विकास देवीकृति, आपने नाम सुना होगा, विकास देवीकृति सर, फेमस पर्सनालिटी है इस फील्ड में, दृष्टि आईएएस वाले। तो वो हमेशा कहते हैं कि हर बंदे ने एक बार तो भी, एक साल तो भी सिविल सर्विस की पढ़ाई करनी चाहिए, सो दैट वो अच्छा सिटीजन बने। सिविल सर्वेंट बने ना बने, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक अच्छा सिटीजन तो बने कम से कम। ठीक है, तो दीज आर रिफॉर्मर्स। महात्मा फुले जी, उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर जो आप बनने आए हैं यहाँ पे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर ने अच्छा काम किया, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे वैल्यूज लेंगे। देन रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है? किस चीज का? इथिक्स के कंसेप्ट में, राइट और रॉन्ग के कंसेप्ट में, इक्वालिटी के कंसेप्ट में, इक्वालिटी के कंसेप्ट में। आप स्कूल में जाते हो तो आपको पता है कि आपके साइड में जो बैठा है उसका कास्ट क्या है? नहीं पता। सबको इक्वालिटी। और उसका उसका एक अच्छा सिंबॉलिक एग्जांपल क्या है? ड्रेस। स्कूल में जो ड्रेस होता है ना, यूनिफॉर्म, सबका सेम यूनिफॉर्म है। क्यों, किसने लाई होंगी कंसेप्ट, क्यों लाई होंगी कंसेप्ट यूनिफॉर्म वाली? राइट, एक चीज होगी। और अभी तो कॉलेज में भी लगाया है ना, बहुत सारे कॉलेज में भी यूनिफॉर्म लाए। लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? हमें तो फ्रीडम होना चाहिए ना कपड़े पहनने का। बिल्कुल बिल्कुल।
एक फंडामेंटल चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ए रिच पर्सन, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा, मेरे पास 100 कपड़े, तो मैं पूरे साल भर अलग अलग कपड़े पहनूंगा, रोज नया ड्रेस। तो मेरे साथ मेरा दोस्त है, उसके पास दो ही कपड़े, तो फिर हर दूसरे दिन में उसका कपड़ा रिपीट होगा, तो लोग कपड़े से जज करेंगे, पता चल जाएंगे इसके पास दो ही कपड़े, ये गरीब है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म हो तो पता ही नहीं चलेंगे, है ना, मैटर नहीं करेगा। तो आपके पास कितना पैसा है, यानी हाउ रिच यू आर, हाउ पुअर यू आर, ना आपका क्या बैकग्राउंड है, वो पता ना चले। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का काम भी ये है कि वैल्यूज इनकलकेट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज इक्वालिटी, जो कि यूनिफॉर्म से आती है। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज है। डिसिप्लिन, टाइम का क्यों बाउंड है, 7 बजे ही लेक्चर शायद चालू होगा, अगर आप 7:15 रहते हो पनिशमेंट होती है। तो बचपन में जो बच्चा है ना, उसको टाइम का वैल्यू समझना है कि अगर 1 मिनट में लेट होता हो तो मुझे पनिशमेंट मिलती है, राइट। तो पंक्चुअलिटी आती है उससे। देन पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, अगर बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है तो उसको प्राइज मिलता है, अगर मस्ती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है। तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड से भी वैल्यूज को डिस्करेज किया जाता है और वैल्यूज को इनकलकेट किया जाता है। जो निगेटिव वैल्यूज है उनको डिस्करेज किया जाता है और पॉजिटिव वैल्यूज को इनकरेज किया जाता है। फैमिली सोसाइटी के बारे में हमने पहली बात की। और दिस टर्म, ये बहुत ही कोर टर्म है। हम जब इथिक्स पढ़ते, वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब क्या होता है, बहुत बार सुनिए, सबने सुनिए। वैल्यूज, मूल्य क्या होता है? हम्म, यस, बिल्कुल। वैल्यूज का मतलब होता है कि जिन्हें हम इंपॉर्टेंस देते हैं। मूल्य, इसका मराठी में अर्थ होता है मूल्य। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी मोर देन मनी, ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट। तो पैसे के लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, राइट। कंपैशन इज इंपॉर्टेंट। कंपैशन पता है, करुणा, क्योंकि बड़े बड़े लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देयर आर लॉन्ग लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ट्रूथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप, दीज आर वैल्यूज। तो ये वैल्यूज के अराउंड ही पूरा एथिक्स का जो डिस्कशन होगा वो वैल्यूज के अराउंड होगा। और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ये ह्यूमन वैल्यूज हम कहाँ कहाँ से सीख सकते हैं, ठीक। बड़ी बढ़िया टर्म है, ये भी सबने सुनी होंगी। एटीट्यूड, एटीट्यूड सुनिए, कैसे सुनिए, इसमें बहुत एटीट्यूड है, यस, है ना। किस चीज का एटीट्यूड पता नहीं यार, क्यों इतना एटीट्यूड दिखाता है। और हाँ, ईगो, यस, ईगो को भी हम एटीट्यूड समझते हैं, बट इट इज डिफरेंट, ठीक है। एटीट्यूड इज डिफरेंट। उसके साथ और एक टर्म है एप्टीट्यूड, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है ना, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो एटीट्यूड जैसे हम यूजुअली बात करते हैं, इसमें बहुत एटीट्यूड है, इसमें कम एटीट्यूड है, तो इट इज नॉट लाइक दैट। ये कोई वेट नहीं है कम ज्यादा होगा। एटीट्यूड इज डिफरेंट, बट जनरली हम उसको उस तरह से देखते हैं कि ये इसमें बहुत एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, नजरिया, किसी भी चीज को देखने का नजरिया। आपने वो एलिफेंट वाली स्टोरी सुनी है क्या? एक एलिफेंट रखा है, सबके आंखों पे पट्टी बांधी है, और वो एलिफेंट के पास छोड़ दिया। और आपको एलिफेंट को छू के बताना है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा। किसने पैर पकड़ लिया, इसे इट इज लाइक अ पिलर। किसने पूंछ पकड़ ली, तो एलिफेंट तो ऐसा सांप जैसा है, छोटा सा। किसी ने उसकी क्या कहते हैं, सोंड, उसको अगर छू लिया तो ये बोल रहा है कि इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। बट एलिफेंट रियल में कैसा है, वेरी डिफरेंट। उनकी आंखों पे अगर पट्टी निकाल दिए तो किसी का भी डिस्क्रिप्शन राइट हुआ क्या? नहीं। इसे कहते हैं दृष्टिकोण। यानी अगर हमने आंखों पे कुछ तरह की पट्टियां बांध दी, जैसे कि जो अच्छे कपड़े पहना है, शायद मैं अगर सूट बूट पहन के आता है अच्छा, तो आपको लगता है कि ऑफिसर है, ठीक है। और अगर मैं झोला पहन के आता तो आपको क्या लगता?
कि ये तो मॉन्क है, बाल वाल निकाल लिए, ठीक है। अभी इसी लुक पे अगर मैं ये मूछ निकाल लूँ तो, और टोपी पहन लूँ तो मुसलमान लगूंगा? हूँ क्या? आपको वैसे पता नहीं हूँ करके, हो भी सकता हो। हाउ यू नो? मैंने तो बताया नहीं। एग्जैक्टली आपका परसेप्शन बना है। ये तो रामायण महाभारत की बात कर रहा है, जब से बुद्धिज्म की बात कर रहा है, इस्लाम के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो शायद नहीं होगा। ऐसा हो सकता है ना। आपने ऐसे क्यों बोला कि मुसलमान नहीं हूं? मैंने तो बताया नहीं ना। देखकर वही तो, पर दैट इज परसेप्शन नो, कि देख के आपने जज कर लिया कि लगता तो नहीं है देख के, ठीक। तो दिस इज पर्सपेक्टिव, दिस इज दृष्टिकोण की हमने कुछ कंडीशन की है कि अगर ऐसा दिखता है, अगर ये पगड़ी पहन के दाढ़ी बढ़ा के तो ये सिख होगा, अगर मूछ नहीं है और वो उस टाइप की टोपी पहनी तो ये मुसलमान होगा, अगर व्हाइट कुर्ता पहना है या भगवा कुर्ता पहना है तो ये मॉन्क होगा, और सूट बूट पहन के तो ये क्या होगा? कोई ऑफिसर होगा, और पूरा व्हाइट कपड़े तो कोई पॉलिटिशियन होगा। बिना बात किए, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए हम एक डिसीजन या एक जजमेंट लेते हैं किसी भी आदमी के तरफ देख के, दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड। और सिविल सर्वेंट के लिए एक ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंट एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो बिना बात किए, बिना कुछ चीजें समझे कोई डिसीजन पे ना जाए। समझ रहे हैं? आपको थोड़ा 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 ऊपर से जा रहा है क्या? नहीं ना, समझ रहा है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? कि सिर्फ देख के एटीट्यूड जिसे कहते हैं, अगर कोई खराब कपड़े पहने पहने हुए है ना, तो उसके बारे में एक एटीट्यूड हमारा ऐसे कि ये शायद इलिटरेट होगा, अनएजुकेटेड होगा, है ना। बट शायद वो क्वालिफाइड भी हो सकता है, बहुत ज्यादा, वी डोंट नो। बट दिस इज अवर एटीट्यूड टू सी टुवर्ड्स थिंग्स। चीजों की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण ऐसा होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि आपके पास जब आप कलेक्टर हो तब एक गांव का फार्मर भी आएगा और एक बड़ा बिजनेसमैन भी आएगा, आपको दोनों को इक्वली ट्रीट करना। दैट्स व्हाई दिस एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे बनता है, इसके क्या फंक्शंस है, इसे कैसे ठीक किया जाता है, ये सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट। देन देयर इज अ टर्म एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। अब ये टर्म आ गई एप्टीट्यूड। एटीट्यूड देखा, एप्टीट्यूड से क्या मतलब होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, पता है? हाँ, यस यस, एक्यूरेसी, आईक्यू टेस्ट। हाँ, आईक्यू टेस्ट भी वन ऑफ द पैरामीटर है एप्टीट्यूड देखने के लिए। आईक्यू भी है, हमें ईक्यू और आईक्यू दोनों पढ़ना है बाद में। और एप्टीट्यूड आपने सुनी है टर्म? क्या टर्म सुनिए? असंगठन? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। संगठना? नहीं नहीं, दैट इज डिफरेंट। एप्टीट्यूड जैसे उन्होंने कहा, और इसने भी कहा आईक्यू। आपने क्या कहा था? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। लता मंगेशकर पता है? सचिन पता है? अगर लता मंगेशकर क्रिकेट खेलती तो, और सचिन को गाने गाने में अगर उन्होंने उनके पेरेंट्स ने इनकरेज किया होता तो, हाँ शायद हम डिस्कस ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता हुई सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर कौन है। तो पता है, एक छोटा बच्चा होता है ना, आपने एक मराठी में म्हण सुनून की, बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात। इट मीन्स कि जो बच्चा छोटा यानी बड़ा होता रहता है ना, कुछ स्किल्स बाहर आती है नेचुरली, अगर उसको आइडेंटिफाई किया जाए सही से और उसे उस डायरेक्शन में गाइड किया जाए तो वो उस फील्ड में एक्सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की हाइट अगर अच्छी है और वो पतला सा है तो वो एथलीट बन सकता है, अच्छा, राइट। और कोई पहले से अच्छा हेल्दी है, स्ट्रांग है, तो वो अच्छा रसलर बन सकता है। एप्टीट्यूड इज इनहरेंट एबिलिटी, इनहरेंट एबिलिटी टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। इसीलिए आप जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो एक टेस्ट लेते हैं जिसे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। वो सॉफ्टवेयर बनाना नहीं पूछते आपके कि सॉफ्टवेयर बना के दिखाओ, वो सिर्फ एक टेस्ट ले रहे हैं जिससे उन्हें पता चल जाए कि क्या इसमें एबिलिटी है, सो दैट आई कैन ट्रेन हिम फॉर पर्टिकुलर टास्क।
और अगर उन्हें वो लगता है कि एबिलिटी है तो वो फिर लेंगे और आपको ट्रेन करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके सामने एक प्रॉब्लम दिया है, आपको उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करना। इन सिविल सर्विसेज ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ एप्टीट्यूड। जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस होना, इट इज एप्टीट्यूड। कुछ चीजें ऐसे जो इनहेरेंट है और कुछ चीजें ऐसे जिसे डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि हाइट। आप चेंज नहीं कर सकते पर्टिकुलर एज के बाद। विजन, किसी को स्पेक्ट है, किसी का विजन बहुत शार्प है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड। तो अगर स्पेक्ट वाला बंदा है तो उसके कुछ लिमिटेशन हो, वो स्पोर्ट में ज्यादा एक्सेल नहीं कर सकता। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, किसी किसी स्पोर्ट में हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत क्विक होना चाहिए, लगभग सभी स्पोर्ट्स में। तो दीज आर सर्टन एप्टीट्यूड्स विच आर इनहेरेंट एंड विच वी कैन नॉट चेंज अप टू सर्टन एक्सटेंट। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस ये चीज ऐसे है कि इसे बिल्ड किया जा सकता। शायद आपका जो अब बिल्ड अब तक हुआ है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, उससे पता चलता है कि कौन ज्यादा इमोशनल है, कौन ज्यादा, कौन लेस इमोशनल है ना, कहाँ पे बिल्ड हुआ है उनका। जैसे कि आपने वो निर्भया केस पता है, निर्भया केस, वेरी हॉरिबल। तो उसमें बीबीसी ने एक इंटरव्यू लिया था एक बंदे का, जो अक्यूज थे ना, अक्यूज नहीं कन्विक्ट बोलेंगे। तो उनको हैंग करने के पहले एक इंटरव्यू लिया गया था। हालांकि उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि जेल में जाके किस तरह से इंटरव्यू लिया, बट वो इंटरव्यू कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स। जो एक्ट हमारे लिए बहुत ही हॉरिबल और अनएक्सेप्टेबल है, वो टास्क उसके लिए नॉर्मल था। एंड ही सेड दैट इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई डू दिस। ऐसे कितने बार किया है मैंने, आई रेप्ड सो मेनी वुमेन्स, जैसे उसने कहा इस इंटरव्यू में। सो फिर उसके पीछे का उन्होंने बैकग्राउंड टेस्ट किया कि वो किस एरिया में था, क्या बैकग्राउंड बैकग्राउंड था। तो वो सब स्टडी करने के बाद पता चला कि उस एरिया में वुमन की तरफ देखने का जो पर्सपेक्टिव है, इट इज लाइक एन ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एंड थ्रो, राइट। इस तरह से वो फिर एक्सट्रीम लेवल की स्टेप ले सका। एक नॉर्मल बंदे के लिए अगर हम जिस तरह के एनवायरमेंट में रहते हैं, तो किसी को ऐसे थप्पड़ मारना भी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई मुझे बोल दे कि इसको जाके थप्पड़ मार दे, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कभी नहीं किया जिंदगी में। और कोई मार रहा है, ब्रूटली मार रहा है ना, हाउ इट इज पॉसिबल, एक दिन में कैसा होगा, नहीं होगा एक दिन। उसको 20 साल लगे वो अचीव करने के लिए। तो आप किस एनवायरमेंट में हो, उससे आपका इमोशनल स्टेट, आपका एक्शन, ये सब डिसाइड होता है, राइट। समझ रहा है। हम बात कर रहे थे एप्टीट्यूड की। तो इस तरह से एप्टीट्यूड डेवलप होता है धीरे धीरे। बट सर्टेन थिंग्स आर इनहेरेंट, जैसे कि लता मंगेशकर की आवाज इनहेरेंट थी, उनके पिताजी भी गायक थे। तो इनहेरेंटली वॉइस नहीं चेंज कर सकते ना। जैसे कि मैं इस मेरे वॉइस के साथ कभी अच्छा गाना नहीं गाऊंगा, इनहेरेंट है वो, है ना। उसमें वो पिच नहीं है। किसी का आवाज बहुत सुंदर होता है ना, तो उसको थोड़ी भी प्रैक्टिस की तो ही कैन सिंग एक्सेलेंट सॉन्ग, राइट। दैट इज इनहेरेंट। बट हमने अभी जो बात की, दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एप्टीट्यूड में दो फैक्टर्स होते हैं, एक जो इनहेरेंट हमें मिला है हमारे पेरेंट्स से, और सेकंड जो कि हम सोसाइटी में रहते हैं उससे कुछ चीजें हमें मिलती है, सही गलत दोनों। दैट इज एप्टीट्यूड। जैसे आपने प्रकाश आमटे का नाम सुना, बाबा आमटे, प्रकाश आमटे नाम सुना, बाबा आमटे। तो उनके भी बाबा आमटे, उन्होंने पहले कुष्ठ रोगी, लेप्रोसी पेशेंट होते हैं ना, कुष्ठ रोगी, उनके लिए काम किया था। उनके दो बेटे थे, उसमें से एक प्रकाश आमटे जी, उन्होंने वही लिगासी कंटिन्यू की। उनके बेटे भी अभी वही कर रहे हैं। तो इनहेरेंटली वो देखते आ रहे हैं, सोशल सर्विस एक लिगासी है कि मेरे पिताजी ने ऐसे किया, मैं भी यही करूंगा, राइट। तो अच्छी वाली लिगासी है, तो वैसे बुरी वाली भी होती है ना। इसमें हमें कुछ वैल्यूज दिखती है, जैसे कि इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टिसिपेशन, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, ये सब सिविल सर्वेंट बनने के लिए इंपॉर्टेंट वैल्यूज। इंटीग्रिटी आपने नाम सुना होगा बहुत बार, क्या होता है इंटीग्रिटी का मतलब। हाँ, यस। और आपको मराठी आती है, थोड़ी थोड़ी समझते हैं? अच्छा, मराठी तुकाराम महाराज एक अभंग आहे, जैसा बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावी। इसका मतलब होता है कि जो मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरे एक्शन में भी वही चीज आ रही है ना, तो आई एम रिस्पेक्टेबल। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि स्मोकिंग इज हार्मफुल, और नीचे जाके मैं खुद स्मोक कर रहा हूँ, दैट इज नॉट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ, और वही मेरा एक्शन में दिख रहा है, दैट इज
वन एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रिटी। सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रिटी इज रिलेटेड विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब सच बोलना होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं आज सच बोल रहा हूँ तो कल भी सच बोलूंगा। अगर मैं आज सच बोल रहा हूँ तो आज मैं ऑनेस्ट हूँ, कल शायद झूठ बोलो तो डिसऑनेस्ट होगा। बट इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि मैं हर बार सच ही बोलूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन। एक दूसरी चीज कि मुझे कोई देखे या ना देखे फिर भी मैं सही रास्ते पे ही चलूंगा। जैसे कि दिन में हम ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करते हैं क्योंकि पुलिस वाला होता है, कैमरे लगे, फाइन कभी भी कट सकता है। लेकिन अगर रात को वही चीज आई और सिग्नल चालू है, क्या आप रुकोगे? नहीं। दैट मीन्स वो प्रेशर था चलान का इसलिए रुके थे, इंटीग्रिटी नहीं। इंटीग्रिटी वाला आदमी वो रात को भी रुकेगा। द हाईएस्ट वर्च्यू कि मुझे कोई देखे ना देखे, मुझे पता है ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, मुझे रुकना है, मैं रुकूंगा। दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है। ऐसे बाकी वैल्यूज भी है, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, और ये एम्पैथी, टॉलरेंस, हम सब देखेंगे धीरे धीरे। टॉलरेंस शायद आपको नोन होगा। टॉलरेंस, टॉलरेंस आप सब जो अभी शो कर रहे हैं, बैठे आराम से सुन रहे हैं मुझे, टॉलरेट कर रहे चीजों को, दैट इज टॉलरेंस, सहन शक्ति। और ये पूरे प्रिपरेशन में ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के। हाई लेवल ऑफ टॉलरेंस इज नीडेड। परसुएशन, यस, इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। परसुएशन का मतलब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन हमने लॉन्च किया, अमिताभ बच्चन जी आते थे, बताते थे कि स्वच्छता का इंपॉर्टेंस क्या है। विद्या बालन जी आती थी, वो ढक्कन रखती थी पानी पे, आपने ऐड देखे होंगे ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सेलिब्रिटी है, उनको लोग मानते हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट क्लीनलीनेस इज। तो वो लोगों को एक तरह से परस्यूट कर रहे हैं टू एक्ट इन पर्टिकुलर वे, टू एक्ट इन पर्टिकुलर वे। इसका निगेटिव एग्जाम्पल बताऊं, ड्रीम इलेवन पता है, ऐड आती है ड्रीम इलेवन की, ऐड तो देखी होगी ना, क्रिकेट में ड्रीम इलेवन की आपकी टीम बनाई है, जो सभी लोग ऐड कर रहे हैं दे आर सेलिब्रिटीज, उनको लोग फॉलो करते हैं। वो क्या कर रहे हैं, लोगों को परसुएट कर रहे हैं कि आप ड्रीम इलेवन पे आइए और सट्टा लगाइए। इट इज अ काइंड ऑफ सट्टा। दूसरा क्या है, दैट इज परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है कि किसी को एक पाथ फॉलो करने के लिए परस्यूट करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज डेमो लेक्चर, आई एम डेमोस्ट्रेटिंग, आई वॉन्ट टू परस्यू यू टू ट्रैवल दिस पाथ ऑफ सिविल सर्विसेज, है ना। प्रेमानंद महाराज, आपने जो मॉन्क की बात की, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को परस्यूट कर रहे हैं टू फॉलो द पाथ ऑफ राइटियसनेस, कि ये सही पाथ है, आप इस पे चलिए। दैट इज परसुएशन। ठीक है। ये सोशल इन्फ्लुएंस, अभी जो यूट्यूब पे ना सोशल इन्फ्लुएंसर्स सभी टाइप के, फूड से रिलेटेड कोई करता है, कोई तो पता नहीं क्या करता है, बट स्टिल पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग। तो मेरी किसी चीज का आपको, आप पे अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है, वेदर इट इज ड्रेसिंग, वेदर इट इज वैल्यूज, सभी चीज। ड्रेस का पैटर्न कैसे चेंज होता है, हम टीवी में देखते हैं कोई सेलिब्रिटी किस तरह का ड्रेस पहन रहा है, एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग हिम। इसका मतलब उसका सोशल इन्फ्लुएंस है, राइट। तो सिविल सर्विसेज में हमें क्या करना है, ये जो परसुएशन है, जो लोगों, जो सेलिब्रिटीज है जिनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट है कि अगर विराट कोहली कुछ बता रहा है तो सही होगा, है ना, उसकी फिटनेस देख के लोग इंप्रेस होते हैं, तो वो किस तरह का शेड्यूल फॉलो करता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, वो सब देख के लोग भी उस तरह से खुद को अडेप्ट करते हैं। दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस। उसका यूज करके हम लोगों को परसुएड करेंगे टू डू गुड थिंग्स। ठीक। देन इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्वेंट। आपने आईक्यू की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, आईक्यू बोला था, इन क्या, आईक्यू से, आईक्यू किसे बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट। वैसे एक ईक्यू भी होता है, इमोशनल क्वोशंट। आईक्यू यानी अगर मैं आपको अभी 10 नंबर बताऊं रैंडम कंटिन्यूसली, और आपको बोलूं कि 1 मिनट के बाद आप वो 10 नंबर लिखिए, ये 6 लिखेंगे मैडम, 7, आप शायद 10 में से 10, तो ये हो गया आईक्यू।
है ना, मेरा इंटेलिजेंस क्वोशंट कैसे है उससे डिसाइड होगा। किसी का 7 होगा, किसी का 8, किसी का 9, किसी का 10, डजेंट मैटर एट ऑल। एक टाइम के बाद आईक्यू मैटर नहीं करता। हम्म, क्यों नहीं करता वो बताता हूँ। वैसे होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपने कहा कि मेडिटेशन से हम अपने इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप सिविल सर्वेंट हो, कलेक्टर हो, वहां पे रोज आपके पास लोग आएंगे। शायद कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके साथ बहुत ज्यादा इंजस्टिस हुआ है। कोई ऐसे होंगे जिनके पास, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ही खराब है, खाने पीने के वांदे, पैसे नहीं है, और वो आपसे पैसे की डिमांड कर, सर मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे 100 रुपये दीजिए। आपने दे दी, पता चल गया लोगों को, अरे ये देता है, पैसे मांगे तो देता है। कल और 10 लोग आ गए, आपने 10 लोगों को दे दिए 100 100 रुपये। उसके बाद 1000 लोग आ गए, क्या करोगे आप? बंद कर देंगे। तो शुरुआत क्यों की थी? हेल्प करने की उससे। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं इस टाइप से हेल्प करूंगी और फिर उसके बाद में ये अगर कंटिन्यू साइकिल होती है इस तरह की, तो हाउ आई विल आइडेंटिफाई इसमें इसमें से कौन फेक है और कौन जेन्यून है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि सभी के सभी जेन्यून है, स्टिल यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ऑल, और आपका शायद ये काम भी नहीं है। लेकिन आप अपने इमोशन में आके उनका दुख देख के आपने दे दिए पैसे फर्स्ट टाइम। सो इट मीन्स आपकी इमोशन की इसमें आपका डिसीजन थोड़ा सा गलत होगा फर्स्ट स्टेप, क्योंकि इट इज नॉट योर ड्यूटी। और अगर आप एक को देते तो पूरे भारत में से बहुत लोग हैं, एंड यू कांट डू सेम थिंग फॉर एवरीवन। तो इमोशन में आके आपने ये कर दिया। अभी सेम केस में आप एसपी हो, आपके पास एक लेडीज आती है, तो कहती है कि दिस पर्टिकुलर XYZ पर्सन ने मेरे साथ गलत किया, मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, एंड शी इज क्राइंग एंड ऑल द इमोशंस आर डिस्प्लेइंग, जिसे ऐसा लग रहा है कि सच में इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। आप एसपी हो, यंग एंड डायनामिक, आपने गाड़ी निकाली, 2 4 पुलिस उठाए, उसके घर गए, उसको पकड़ा, रगड़ा और जेल में डाल दिया धड़ाक से, विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकंड। क्योंकि वो देख के आपका खून खौल गया, ऐसा कौन कर सकता है, तो कौन मारता है। बाद में मीडिया में न्यूज आती है कि देखिए पुलिस का कितना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, ये जो लेडीज बात कर रही है पूरी झूठ है, तो ये आदमी सही है, इसके साथ इसको फंसाने के लिए शायद अपोजिशन पार्टी का या किसी का ये ट्रैप था, इसे फंसाने का। इसका उस औरत के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एंड इसको फंसाया गया और पुलिस ने बिना सोचे इसको अंदर भी डाल दिया। अब आप हो एसपी, आपको आया सीएम का फोन, आपने ऐसे कैसे किया? एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के साथ आप ऐसे कैसे कर सकते? आपने तो सही किया था वैसे देखा जाए तो, इमीडिएट एक्शन, क्योंकि आप इमोशन में आ गए थे, है ना। कोई रो रहा था आपके सामने, आपका दिल दुखा था, और उस इमोशन में आपने बिना सोचे एक्शन ले लिया, एंड इट इज नॉट गुड फॉर सिविल सर्वेंट, है ना। तो एफआईआर भी नहीं लिखते पुलिस वाले, कुछ कुछ भी हो जाए, जब तक वो फर्स्ट इंक्वायरी नहीं करते, प्राइमरी इंक्वायरी जो बोलते हैं, उस वो किए बिना वो एफआईआर भी नहीं लिखते। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आप इमोशन में आके डिसीजन लेते हैं तो गलत होने के चांसेस है। दोनों एग्जाम्पल में हमने वही देखा। तो इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे शांत कीजिए टाइम बिंग के लिए, लेडीज पुलिस को बुला के, और प्राइमरी फेसियल इंक्वायरी कीजिए कि ये जिस आदमी की बात कर रही है वो कौन है, क्या है, क्या सच में ये जो डेट बता रही है उस डेट में ये लोग साथ में थे भी या नहीं। प्राइमरी इंक्वायरी के बाद आपको एटलीस्ट कुछ ट्रेसेस मिल जाएंगे जिससे पता चले कि वो कल्प्रिट है या नहीं। तो ये होने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल देखते हैं। आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए यूपीएससी के, ठीक है, आपकी कार है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, आपके सामने हुआ एक्सीडेंट, वो जो विक्टिम है वो खून से लथपथ पड़ा है, आप उतरे, आपने देखा, आपने गाड़ियों को हाथ दिया इधर उधर, रोक रहे किसी को, कोई रुक नहीं रहा है। आपके पास 2 चॉइसेस, उसे गाड़ी में डालें, हॉस्पिटल ले जाए। अगर आप ये सब करते तो आपका इंटरव्यू शायद मिस हो सकता है, या फिर उसे वैसे ही छोड़ दे और इंटरव्यू को चले जाए, क्योंकि आप 1 साल की मेहनत के बाद, शायद कितने सालों की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंचे, और यूपीएससी इंटरव्यू में किसी भी कारण से इंटरव्यू पोस्टपोन नहीं होता। अगर वो मिस हो गया तो मिस हो गया, एब्सेंट है आप, दैट्स इट। क्या करेंगे? इंटरव्यू देने जाएंगे आप?
राइट, अब क्या करेंगे? इंटरव्यू देने जाएंगे। तो इंटरव्यू देने जाना इज अ लॉजिकल चॉइस, बट इमोशनलेस चॉइस। आप किसी को अगले साल भी आ जाएंगे किसी की जान के, मीन्स लाइफ इज वेरी प्रीशियस, उसके लिए एक क्या 10 इंटरव्यू छोड़ दूं मैं, अगर किसी की जान बचे तो अगले साल फिर चला जाऊंगा। बट दोनों इसमें, अगर मैं उसको लेके जा रहा हूँ या उसे छोड़ दे रहा हूँ, मेरे पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस है जो मैडम ने ऑप्शन बताया उसमें, ये आई विल कॉल माई फ्रेंड, उसको पट पट से बोलो, कोई तो होगा जान पहचान वाला, उसको बोलो, उसको बोलो कि तू हैंडल करिए, इसकी जान बचनी चाहिए, मैं इंटरव्यू देके आता हूँ, इंटरव्यू देने के बाद आता हूँ मिलने हॉस्पिटल। दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। दोनों, अगर फर्स्ट केस में मैं इंटरव्यू छोड़ता हूँ, दैट इज ऑल्सो लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं इमोशन के बहाव में आ गया और उसे वहीं पे छोड़ के जाना, दैट इज इनह्यूमन। तो दोनों केस में इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मिडिल पाथ, जान भी बचे और इंटरव्यू भी हो जाए। और हमें पूरे सिविल सर्विसेज के जर्नी में ये मिडिल पाथ को छोड़ना नहीं है। मिडिल पाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें दोनों एक्सट्रीम एक्सट्रीम से बीच में आना है और मिडिल पाथ पे चलना है। हम जब आंसर भी लिखते हैं यूपीएससी के, इट इज एक्सपेक्टेड दैट आप एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखें हर चीज में, है ना। सिंपल होता है आंसर लिखना, प्रोज एंड कॉन्स लिखने दोनों चीज के, और फिर एक बैलेंस कंक्लूजन देना होता है। दिस इज व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस इज। इसकी कंसेप्ट क्या है, यूटिलिटीज क्या है, गवर्नेंस में वगैरह वगैरह सब आता है इसमें। क्योंकि ये वैल्यूज कैसे है कि आपके पास सिविल सर्वेंट होने के बाद बहुत से लोग आएंगे अपनी समस्या लेके, और आपको एम्पैथी कंपैशन के साथ उनको सॉल्व भी करना है और इमोशन के बहावे में जाना भी नहीं, राइट। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, प्लेटो, नाम सुना है? एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, प्लेटो, चाणक्य, अंबेडकर, महात्मा गांधी, दीज आर मॉरल थिंकर्स। मॉरल थिंकर्स है ना जिन्होंने सही गलत के बारे में हमें बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कबीर तो सबसे ऊपर है ना। उनके बहुत दोहे हम यूज कर सकते हैं या थिंकिंग। एक्चुअली ऑल द सेंट्स फ्रॉम कबीर टू संत ज्ञानेश्वर टू करम महाराज, सभी ने एथिक्स के बारे में बात किया। सही गलत जो भी बोलेगा, दैट इज एथिक्स, है ना। मराठीमध्ये तुकाराम महाराज एक मस्त निबंध बनाय, नीतिवंत नीतिवंत तोचे पांडुरंग। नीतिवंत यानी एथिक्स का मतलब मराठी में नीति शास्त्र होता है, नीति शास्त्र। और 300 350 साल पहले इस सब्जेक्ट के बारे में तुकाराम महाराज बात कर रहे हैं कि जो इसे फॉलो करता है एथिक्स को, दैट इज पांडुरंग, वही भगवान जैसा है ना। तो वो भगवान उस मूर्ति में नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि जो आदमी राइटियसनेस को फॉलो करता है, जो आदमी नीति से रहता है ना, दैट इज माय पांडुरंग। और कबीर के तो बहुत सारे दोहे हैं, हम जब पढ़ेंगे ना, कबीर इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन, और उनके दोहे बहुत इंस्पायरिंग है। तो बहुत सारे दोहे हम डिस्कस करेंगे बाद में। देन पब्लिक सर्विस वैल्यूज, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब यहाँ से केस स्टडी वाला पार्ट थोड़ा शुरू होता है। एंड दिस इज इथिक्स इन गवर्नेंस। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन हम इसमें पढ़ लेंगे। जैसे कि टेक्निकल की बात करें तो रूल्स रेगुलेशन लॉज में क्या डिफरेंस होता है, और कैसे रूल्स रेगुलेशन के जो गैप फुलफिल करनी होती है। जैसे कि मैंने कहा ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन में यूनिफॉर्म है, रूल्स एंड रेगुलेशन में है कि आप 7 बजे टाइम में आ जाए, लेकिन अगर कोई बीच क्लास में मोबाइल निकाल रहा है तो उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं लिखा है सर, दैट इज इथिकल। तो पॉइंट इज दैट कि हर चीज के लिए आपको पनिशमेंट नहीं होगी, या हर चीज के लिए आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। जैसे कि क्लास खत्म होने के बाद जो लास्ट बंदा निकल रहा है, उसका काम है कि लाइट्स फैन ऑफ कर दे, अगर नहीं किया तो पनिशमेंट है। सर बोलेंगे कुछ कैमरा में देख के, अरे आपने लाइट नहीं बंद किया था, आप पे 100 रुपये फाइन, नहीं है ना। बट सही गलत की बात है, चल थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंजम्पशन के बारे में हम अवेयर है तो हम बंद कर देंगे।
राइट। सेम हम जब पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो हम पब्लिक प्लेस पे कचरा डाल देते हैं, कुछ लोग कचरा उठाते भी है, अगर दिखा है तो वो उठा के डस्टबिन में डाल देंगे, कुछ जेब में का निकल के बाहर रास्ते पे डाल देंगे। दोनों चीज में आप पे कोई फाइन नहीं है इंडिया में अभी तो, फॉरेन कंट्रीज में शायद है, कहाँ का। लेकिन ये इथिक्स है, हमें सही गलत की बात है, अपना देश है, हम ही खराब करेंगे। एटलीस्ट क्लीन नहीं कर सकते तो खराब मत करो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। किसी भी चीज को आपको, आप अगर सही नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खराब मत कीजिए। 50% लोगों ने अगर ये भी प्रिंसिपल फॉलो किया ना, तो हमारे 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते। देन अकाउंटेबिलिटी, एथिकल गवर्नेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, ये सब में कुछ टूल्स है जिसका यूज करके हम ये प्रयास करते हैं कि हमारे गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ओपननेस। जैसे कि पहले कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते थे, मुझे रोड बनाना है, मैं मिनिस्टर हूँ, मेरा साला है, मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 50 साल पहले की बात, हमको पता भी नहीं चलता था। आज ऐसा नहीं होता, आज वो कॉन्ट्रैक्ट टेंडर ऑनलाइन आता है, तो मुझे पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट निकला है, आई कैन ऑल्सो फाइल। तो हालांकि आज भी वो मिलता है मिनिस्टर के भतीजे को, लेकिन मुझे पता तो चलेगा कम से कम किसको मिला है, और ये मिनिस्टर का भतीजा, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट। तो ये जो ऑनलाइन चीजें हो रही है ना, उससे क्या हो रही है? ट्रांसपेरेंसी आ रही है। मनरेगा पता है आपको? मनरेगा नाम सुना है? मनरेगा करके गवर्नमेंट की स्कीम है, रूरल पार्ट में जिनके पास कोई काम नहीं है उनको गवर्नमेंट काम देती है कि अच्छा आप आ जाइए, यहाँ पे पेड़ लगाएंगे, आप गड्ढा कर दीजिए, आपको 300 रुपये रोज। पहले ये 300 रुपये वो जो पर्टिकुलर वहाँ का जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होता था वो कैश देता था। अभी वो जो काम कर रहा होता इलिटरेट है, उसे पता ही नहीं कि गवर्नमेंट का रेट क्या है, 300 है, 250 है, वो 150 उसको देता था, 150 खुद रख लेता था। ठीक है। अब क्या हो रहा है? डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। हमने जनधन खाते निकाले सबके, तो सबके पास अभी बैंक अकाउंट है, और हम डीबीटी करते हैं तो वो जो 350 रुपये है उसके डेली वेजेस, वो डायरेक्टली उसके खाते में जा रहे हैं। तो अभी करप्शन कम हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी है, ये सब। तो कैसे डिजिटल गवर्नेंस से हमने चीज़ों को इम्प्रूव किया है, और सच में कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई। डिजिटल इंडिया की जो बात है ना, दैट इज वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी पार्ट। ये गवर्नमेंट का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई अच्छा चीज होगी जो उन्होंने की, दैट इज डिजिटल इंडिया। उससे बहुत सा करप्शन कम हुआ है, बहुत सा, पूरा नहीं। लेकिन करप्शन ऐसी चीज है ना, ये इथिक्स का पूरा क्रक्स है कि अगर ये आपने दरवाजा बंद कर दिया, मैं खिड़की खोलूंगा वहां से जाऊंगा, नहीं तो छत फोड़ के जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर अगर मुझे जाना है तो। करप्शन का वही है, मुझे करना है ना, तो मैं लूप होल्स ढूंढ के निकालूंगा। ठीक है, डीबीटी से क्या होगा कि आपके अकाउंट में चले गए ना पैसे, मैं डायरेक्टली मांग लूंगा, अगर तुझे अगले महीने में भी काम चाहिए तो वो 300 में से 100 रुपये मेरे को दे, क्योंकि मेरी नियत ही वैसे है ना, इंटेंशन ही वैसा है करप्शन वाला, तो करप्शन करूंगा। इसीलिए ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है। पूरे सब्जेक्ट का पर्पज ही वही हो कि आपकी इंटेंशन को चेंज कर। करप्शन करना आपका अगर इंटेंशन में है तो आप करोगे, कितनी डिजिटल इंडिया लाए, डीबीटी लाए, कुछ भी लाए। लेकिन अगर कोई इथिकल है तो वो 300 रुपये उसके कैश भी उसको दिया होगा उसने। एक अगर इथिकल ऑफिसर होगा पहले, तो वो कैश 300 आने के बाद पूरे के पूरे 300 उसने दे दिए, क्योंकि उसका इंटेंशन ही नहीं है, वो सेटिस्फाइड है उसके सैलरी में। हाँ। सो एथिक्स ये सब्जेक्ट 2013-14 में शायद आया है यूपीएससी में, पहले नहीं था। एंड द पर्पज इज टू कर्ब करप्शन, इनजस्टिस एंड ब्रिंग कंपैशन इन गवर्नेंस। ठीक है। बट ये पर्पज भी शायद फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि रोज हम देखते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के स्कैम्स, करप्शंस। अभी उड़ीसा के एक आईएएस ऑफिसर 20 लाख लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, यंग आईएएस, है ना। तो सब्जेक्ट लाने के बाद बहुत डिफरेंस नहीं पड़ा है, बट स्टिल होप करते हैं कि 50% लोगों पे शायद कुछ पॉजिटिव डिफरेंस पड़े, और वो 50% लोग ही फिर आगे देश बदलते हैं, है ना। अभी इतनी सिस्टम करप्ट है, लेकिन फिर भी सब चल रहा है, चल रहा है क्योंकि एक 10% लोग हैं जो अभी राइटियसनेस पे बिलीव करते हैं, और इसकी वजह से सब चल रहा है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट एथिक्स। और हम जो अभी थ्योरी पार्ट डिस्कस किए, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी पार्ट हमें केस स्टडीज के आंसर लिखने होते हैं। ठीक है।
दैट इज अनदर सब्जेक्ट। यानी 125 मार्क्स का इसमें थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे और 125 मार्क्स के लिए केस स्टडीज आती है। केस स्टडी जैसे मैंने बताया कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उस सिचुएशन पे आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, ऑप्शन जनरेट करने पड़ते हैं। जैसे कि सेम केस स्टडी ये जो मैंने बोली ना एक्सीडेंट वाली, ये यूपीएससी में आई हुई है कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ आपके सामने, आप इंटरव्यू के जा रहे हो, व्हाट आर अवेलेबल ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपकी सोच देता है कि आप कितने मल्टी डायमेंशनल वे से थिंक कर पाते, कि आप कितने ऑप्शन जनरेट कर पाते, और फिर उसका मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन चूज करते हैं विथ रीजन कि आई चूज दिस ऑप्शन। जैसे कि आई विल चूज द ऑप्शन कि मैं काम करूंगा, मेरे रिलेटिव को या दोस्त को किसी को फोन करूंगा और उसको बोलूंगा कि ये सिचुएशन आप हैंडल कर ले और फिर मुझे अपडेट कर दे आफ्टर इंटरव्यू। वाई दिस ऑप्शन, उसमें फिर मैं रीजन दूंगा क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी की जान से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी जान बचानी है। तो आई विल चूज बैलेंस पाथ, मैं रिलेटिव को बोलूंगा। और अगर लास्ट स्टेप में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, कोई नहीं आ पाया, किसी से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो लास्ट स्टेप मैं इंटरव्यू स्किप कर दूंगा, उसको लेके जाऊंगा हॉस्पिटल में लास्ट। क्योंकि ह्यूमन वैल्यू से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, ह्यूमन लाइफ से इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? ह्यूमन लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ना। इंटरव्यू शायद अगले साल मैं दे सकता हूँ, अगर नहीं आया कॉल इंटरव्यू का तो फिर भी मैं मरूंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो कर लूंगा। फिर उसकी जान अगर चली गई एक बार तो कुछ नहीं हो सकता। सो दिस विल टेस्ट योर कैरेक्टर, दिस विल टेस्ट योर कैरेक्टर कि आप ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकते हो विथ प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग, राइट। तो ये पूरा पेपर आपके कैरेक्टर की टेस्ट है एक तरह से, ठीक है। फिर भी बिना पढ़ाई से नहीं होगा, बट इसकी पढ़ाई से आपका कैरेक्टर भी बिल्ड होगा डेफिनेटली, है ना। थिंकिंग, जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बिल्ड होगा, प्रॉपर एटीट्यूड और प्रॉपर एप्टीट्यूड डेवलप होगा, है ना। एटलीस्ट चीजें समझ में आएंगी और फिर उस पर हम काम कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। ये था मेरे साइड से, आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपका बैकग्राउंड, आप थोड़ी लेट आई थी। नहीं नहीं, बैठिए। ओके, गवर्नमेंट कहाँ पे ही है? अच्छा, मॉरिस कॉलेज के पास? नहीं, अपना मॉरिस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही है ना? अच्छा, फॉरेंसिक का विंग अलग है। ओके ओके, वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच है ना, फॉरेंसिक बहुत अच्छी ब्रांच है। मेरा एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो उसमें भी फॉरेंसिक का आता है, तो हमारे प्रैक्टिकल्स वहीं पे थे आपके कॉलेज में, फॉरेंसिक के प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़े। ओके, तो इसकी कुछ टेस्ट होती है फिर स्टिल, क्या होता है उसमें? हम्म, इमोशनल क्वेश्चन, तो वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे हर सवाल के साथ, और आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हो वो डिसाइड करेगा कि हाउ इमोशनल इंटेलिजेंट यू आर। रिलायबल नहीं, ऑफकोर्स रिलायबल तो नहीं है, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव ना, इसलिए 100% रिलायबल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा उससे आइडिया मिल जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस आईक्यू वाला, राइट। हाँ, और आपका ऑप्शनल डिसाइड हुआ है यूपीएससी के लिए? Right. नहीं है, फॉरेंसिक में तो नहीं है। सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी भी आपके क्लोज है, बिकॉज आपने जो पढ़ा है ना फॉरेंसिक का, जेनेटिक्स उसमें होगा थोड़ा सा, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब,
तो इसमें अंतर में फायदा हो सकता है। सोशियोलॉजी इज अगेन अ गुड ऑप्शन, कोई डाउट नहीं। हाँ, इवन साइकोलॉजी इज अ गुड ऑप्शन, बट अभी रिसेंटली स्कोर नहीं आ रहे हैं साइकोलॉजी में, इसलिए बच्चे थोड़ी सी डिस्करेज है। अदरवाइज साइकोलॉजी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन अगर आपका बैकग्राउंड है तो। थिंक ऑन इट। प्रीवियस पेपर देख लीजिए 3-4 सब्जेक्ट के जो भी आपने फाइंड आउट किए। PSIR इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इसका GS में फायदा होता है थोड़ा सा। तो थिंक ऑन इट। और आपका क्या 2026 टारगेट है अभी एग्जाम 26 के लिए? ओके, आपको तो टाइम है थोड़ा सा, ग्रेजुएशन चल रहा है आपका अभी, आपके पास बहुत टाइम है ना फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। अगर अभी से कंसिस्टेंटली करते हो ना तो हो सकता है, हाई चांसेस रहते हैं। बट यही है कि आप जिस एज में है ना वहाँ पे डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट जो लोग लाते हैं ना फिर टीनाडा भी दिखते हैं हमें एट द एज ऑफ 21-22। आपकी उम्र में शुरू किया था टीनाडा पे ना, अंडर ग्रेजुएशन में 11th में ही उसने क्लासेस वगैरह कर ली थी एंड देन शी स्टार्टेड, तभी जाके फिर 22 में हो पाता है ना। जो भी बोल रहा है कि अगर मैं एक साल में, पूरा एक साल में मैं पढ़ता हूँ और मैं टॉप में आ जाऊंगा, तो थोड़ा डाउटफुल है। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अनएक्सेप्शनल। शायद हो सकता है स्कूलिंग वगैरह बहुत अच्छे से हुआ है, पहले से बैकग्राउंड रहा है, उसके पिताजी या पेरेंट्स में से कोई तो भी सिविल सर्वेंट हो, तो उस तरह से ब्रिंग एंड ब्रॉट किया है। अदरवाइज फॉर नॉर्मल पर्सन लाइक अस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू इट इन 1 ईयर। लेकिन आप जिस एज में अभी दोनों है ना, तो आपके लिए पॉसिबल है कि आप अभी से परसिस्टेंटली करते हैं तो हो सकता है। और आपका भी अर्ली स्टार्ट है ग्रेजुएशन, अर्ली ग्रेजुएशन में डिसाइड कर लेना कि करना है सिविल सर्विसेज। ओके, राइट राइट। दिस इज एग्जैक्ट टाइम। लेकिन कॉम्पिटिशन के हिसाब से आप भी जिस टाइम पे आ रहे हो तो अर्ली एडवांटेज है उसका। ठीक है, चलेगा। एनी क्वेश्चंस? ठीक। कुछ 10% तो भी आइडिया है सब्जेक्ट की, पूरा तो नहीं आएगा लेकिन 10% की क्या पढ़ना है इसमें आई थोड़ी सी आइडिया। हाँ, राइट राइट। नहीं सबके वैसा है ना, सबके वैसा।